आज अपन जिस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे रीड लेवल 2 के लिए होगा, जिसमें अपन पढ़ेंगे परमाणु। परमाणु शब्द जो दिया था, वो परमाणु शब्द दिया था डॉल्टन ने। परमाणु को कहा जाता है एटम। एटम का मतलब होता है अविभाज्य कण। इनके अनुसार डेफिनेशन ये होती है कि पदार्थ का वो सूक्ष्म कण जिसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता। आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे कहा जाता है परमाणु। तो परमाणु शब्द देने वाले से डॉल्टन, जिसे एटम कहा जाता है। एटम का शाब्दिक अर्थ होता है अविभाज्य कण, और इसी के अनुसार डेफिनेशन यह है कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है। इन्हीं के अनुसार परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के कारण ये अपने अस्तित्व को नहीं खोते। इसी कारण ये स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। ओनली रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते वक्त ही स्वतंत्र होते हैं, और उसी में एक अणु से या एक परमाणु से दूसरे परमाणु से संयोजित होते हैं, और ये प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व इनका संभव नहीं है। इन्हीं के अनुसार डॉल्टन ने बताया कि परमाणु का न तो निर्माण होता है, ना ही इनका विनाश। कुल मिला के इनका सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित था। इनके अनुसार कहना था कि परमाणु को न तो बनाया जा सकता है, न ही परमाणु को नष्ट किया जा सकता है। मतलब ये सिद्धांत इनका था द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित। पर जैसे आधुनिक अवधारणा के अनुसार परमाणु को आगे और विभाजित किया जा सकता है, जिससे 3 मूल कण प्राप्त होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा और भी कण अवेलेबल है। इनका ये सौर शक्ति कथन था कि रासायनिक अभिक्रिया में ओनली परमाणु भाग लेते हैं, अणु नहीं है। इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, लेकिन अक्रिय गैसें हैं। इनको नोबल गैसें भी कहा जाता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हेक्सोन और रेडोन, ये स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। और इसी कारण इनका ये कथन भी गलत हो जाता है। और इनका लास्ट कथन था कि ये परमाणु को न तो निर्माण किया जा सकता है, न ही विनाश किया जा सकता है। पर जैसे नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणु का निर्माण भी हो जाता है और परमाणु को नष्ट भी किया जा सकता है। तो यह था परमाणु। और परमाणु जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं, तो उससे निर्माण होता है अणु का। परमाणु और परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, और जो पदार्थ की सूक्ष्म इकाई है वह तो होती है परमाणु। पर मैं ये कह सकता हूँ कि पदार्थ की वह सूक्ष्म इकाई जो स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, और वो होगी अणु। यह अणु अब अपने रासायनिक गुण प्रदर्शित करने में सक्षम होती है, और इन्हीं के द्वारा अणु, जब दो या दो से अधिक परमाणु का आपस में संयोजन होता है, अभी संयोजन या तो रासायनिक संयोजन हो सकता है, या फिर कोई किसी प्रकार कोई आकर्षण हो सकता है, और इन संयोजन के द्वारा जिस का निर्माण होता है उस पदार्थ को कहा जाता है अणु। और ये अणु स्वतंत्र अस्तित्व अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, और साथ में ये अपने सारे रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। अणु को मैं रासायनिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं कर सकता, सॉरी, भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं कर सकता। और भौतिक विधियां होती है जैसे छानना, बीनना,
आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण आदि। इन सभी विधियों के द्वारा मैं अणु को कभी भी भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं कर सकता है। अब दूसरी चीज, जब अणु को जैसे दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं या दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक संयोजन करते हैं तो उससे निर्माण होता है अणु। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में दो परमाणु हाइड्रोजन के, इस कारण यहाँ पे निर्माण हो रहा है H2। वैसे ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे के सारे होते हैं अणु। मतलब दो सीधी एक लैंग्वेज में कह सकता हूँ कि समान प्रकार के परमाणु मिलकर किसका जिसका निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है अणु। परमाणुता, अब परमाणुता क्या होती है? किसी भी अणु की संरचना के निर्माण में जितने परमाणु भाग ले रहे हैं, जितने परमाणु भाग लेंगे वह इसकी कहलाएगी परमाणुता। अब जैसे कि मान लो मेरे पास धातु, सभी धातुओं की परमाणुता होती है एक, और अक्रिय गैसों की परमाणुता भी होती है एक। लेकिन अधातु अधातु में जैसे जितने अधातु में अणु का निर्माण होगा, उस अणु के निर्माण में जितने परमाणु पार्टिसिपेट करेंगे वह उसकी कहलाएगी परमाणुता। जैसे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस की परमाणुता हो जाएगी 2। वैसे ऑक्सीजन की परमाणुता हो जाएगी 2, नाइट्रोजन की परमाणुता हो जाएगी 2। वैसे अगर मैं सल्फर की परमाणुता पूछता हूँ तो सल्फर की परमाणुता होती है 8, फिर 8 सल्फर आपस में संयोजित हो सकते हैं। वैसे फॉस्फोरस की परमाणुता 4 होती है। तो इस आधार पर परमाणुता होती है कि किसी भी अणु की संरचना में जितने परमाणु भाग लेंगे वही उसकी कहलाएगी परमाणुता। धातु और अक्रिय गैसों की परमाणुता होती है एक, और अधातुओं की परमाणुता प्रत्येक एटम के लिए अलग अलग तय की जाती है, जिसमें हाइड्रोजन की 2 होती है, ऑक्सीजन गैस की 2 होती है, नाइट्रोजन गैस की भी 2 होती है, सल्फर की 8 होती है, फॉस्फोरस की 4 होती है। इसके आगे वाली चीज है तत्व। अब तत्व क्या होते हैं? अपने पदार्थ का वर्गीकरण किया था, पदार्थ के वर्गीकरण में अपने लिखा था शुद्ध पदार्थ, और शुद्ध पदार्थ में को 2 भागों में बांटा, एक था तत्व और एक है यौगिक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है, तो उसमें आपके तत्व भी शुद्ध पदार्थ होते हैं और यौगिक भी शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो दोनों को एक काउंट किया जाता है शुद्ध पदार्थ के अंदर। अब एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके बने होते हैं, उनको कहा जाता है तत्व। या दूसरी चीज में मतलब जिनको प्रतीक तौर पर लिखा जाता है, जितनी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर टोटल 118 तत्व है। उन 118 तत्वों को जो प्रतीक चिन्ह के तौर पे लिखा जाता है उन्हीं को कहा जाता है तत्व। जो तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उनको कहा जाता है तत्व। और ये तत्व जो शब्द दिया था, ये शब्द दिया था रॉबर्ट बॉयल ने। और इसकी परिभाषा लावेसियर, शब्द देने वाले थे रॉबर्ट बॉयल और परिभाषा दी थी लावेसियस ने। और लावेसियस के अनुसार इन्होंने कहा था पदार्थ की वह सूक्ष्म संरचना जो कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा उनको और अन्य सरल भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, उनको कहा जाता है तत्व। ये इनके अनुसार डेफिनेशन थी। और एक शॉर्ट लाइन में लिखना चाहे तो ये लिखे कि समान प्रकार के परमाणु से मिलके बने होते हैं उनको कहा जाता है तत्व। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, आर्गन, ये सारे के सारे होते हैं तत्व। अब इसमें समान प्रकार के अणु मिलके या समान प्रकार के तत्व मिलके भी किसका निर्माण कर सकते हैं? अणु। जैसे कि हाइड्रोजन का अणु H2, ऑक्सीजन का अणु O2, कार्बन कार्बन के फॉर्म में लिखा जाता है, नाइट्रोजन का N2। तो ये है अणु, और इनको भी आप तत्व भी कह सकते हो, इन्हीं को क्या कह सकते हो? तत्व। तो मैं शॉर्ट लाइन में नोट के तौर पे लिख लेना चाहिए, तत्व परमाणु
या अणु दोनों को एक तत्व कहा जा सकता है। अब प्रकृति में अपने पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 तत्व है। इनमें से 92 तत्व तो प्रकृति में पाए जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है प्राकृतिक तत्व। बाकी इनके अलावा जितने शेष तत्व है वो नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा या लेबोरेटरी में बनाए गए थे, इस कारण उनको कहा जाता है कृत्रिम तत्व। अब यहाँ से नोट लगा के लिख लेना। 11 तत्व ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर गैसें होती है या गैस फॉर्म में होते हैं, जिनमें से 6 तो है नोबल गैसें या अक्रिय गैसें। इसके अलावा 5 है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। 2 तत्व ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसमें है मरकरी और एक है ब्रोमीन। मरकरी होती है धातु और ब्रोमीन होती है अधातु। इसके अलावा 2 तत्व और भी है जो रूम टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पर या फिर मैं कह दूं हथेली में रखने पर, हथेली में जैसे रखेंगे तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिसमें आता है गैलियम और सीजियम। तो 11 तत्व वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर गैस फॉर्म में होती है, जिनमें 6 अक्रिय गैसें होती है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। इसके अलावा 2 तत्व ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, मरकरी और ब्रोमीन। मरकरी होती है धातु, ब्रोमीन होती है अधातु। और इसके अलावा 2 तत्व ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर से अधिक या हथेली में रखने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उनको कहा जाता है गैलियम और सीजियम। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि मुलायम धातुएं कौन सी है या मुलायम तत्व कौन कौन से, तो उसमें आप लिख सकते हो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन तीनों में भी सबसे मुलायम होता है सोडियम, जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है। अब तत्वों को इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर इनको बांटा गया 3 भाग: धातु, मेटल, अधातु, नॉन मेटल और उप धातु मेटेलॉइड। अब इसमें धातु क्या होते हैं? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, उनको कहा जाता है धातु। जो मतलब कह सकता हूँ मैं, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? धातु। और ये धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, इस कारण ये बनाते हैं धनायन। पर इन धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। अब जितने भी धातु ऑक्साइड मिलेंगे वो धातु ऑक्साइड की प्रकृति होगी क्षारीय। नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन मरकरी रूम टेम्परेचर पे भी आपको द्रव अवस्था में प्राप्त होगी। सभी धातु कठोर होती है, लेकिन कुछ धातुएं आपको मिलेगी मुलायम। कुछ धातु होती है मुलायम, जिनको चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यह वे धातुएं जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। धातुएं विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं। इस कारण विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं, इस कारण इनके विद्युत तार वगैरह या फिर इनके खाना बनाने वाले बर्तनों में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इस कारण विद्युत के तार वगैरह जितने भी बनाए जाएंगे वो सारे के सारे बनाए जाते हैं धातुओं के। और ऊष्मा के चालक होते हैं या ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इस कारण इनके बनाए जाते हैं बर्तन। जैसे एल्यूमिनियम,
आयरन, इनके बनाए जाते हैं बर्तन, क्योंकि ये ऊष्मा के चालक होते हैं। और सबसे अच्छा अगर विद्युत धारा के चालन में देखे जाए तो सबसे अच्छा होता है सिल्वर, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम। ये सबसे अच्छे विद्युत के चालक होते हैं। इसके अलावा धातु में धात्विक गुण पाया जाता है या धात्विक चमक पाई जाती है, और धात्विक चमक पाए जाने का कारण ये प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। इस कारण इनमें पाया जाता है ध्वनिक गुण। ध्वनिक गुण मतलब वो होता है जैसे दो धातु आपस में टकराती है तो एक विशेष ध्वनि उत्पन्न करती है, और उस गुण को कहा जाता है ध्वनिक गुण, या इसी को कहा जाता है सोनोरस। इनके धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन एक एक गैलियम, इन गैलियम का गलनांक निम्न होता है, मतलब इनकी अपेक्षा गलनांक कम होता है। अब धातु में अपन विशेष अगर अध्ययन करें तो धातु में विशेष में पढ़ा जाता है कि सोडियम। सोडियम को आप प्रकृति में से खुला नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जैसे वायु के संपर्क में आता है तो वायु के संपर्क में आने से जलने लगता है। इस कारण इसको हमेशा केरोसिन के तेल में रखा जाता है। दूसरी बात, मेरे पास होता है फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो ये स्वतः ही जलने लग जाता है। इस कारण इसको स्वतः जलने से बचाने के लिए इसे हमेशा जल में डुबोकर रखा जाता है। एक धातु है प्लेटिनम। ये प्लेटिनम को कहा जाता है उत्कृष्ट धातु। उत्कृष्ट धातु उत्कृष्ट धातु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों को संतृप्त कार्बनिक यौगिकों में बदलने का कार्य करता है, मतलब ये करता है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। इस कारण इसे कहा जाता है उत्कृष्ट धातु। और उत्कृष्ट धातु हाइड्रोजनीय अभिक्रिया वो होती है जिसमें वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। इसके अलावा आप सबसे अच्छी चालकता की बात करें तो वो सबसे अच्छी चालकता होती है सिल्वर की। अब धातुओं के अंदर अन्य महत्वपूर्ण धातु है जिनमें समुद्री जल और पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण में काम में आता है उसमें पाई जाने वाली धातु होती है मैग्नीशियम। हड्डियों में कैल्शियम, हीमोग्लोबिन में आयरन, और सोने को कहा जाता है किंग मेटल। पारा जिसको कहा जाता है क्विक सिल्वर। सबसे हल्की धातु जिसे लिथियम माना जाता है। सबसे कठोर धातु जिसे टंगस्टन है। और सब इसके विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और सबसे मुलायम धातु की बात करें तो सोडियम। भूपटल पर सर्वाधिक पाई जाने वाली जो धातु है वह है एल्यूमिनियम। और ऊष्मा की सबसे कम चालकता रखती है वो है सीसा जिसे कहा जाता है लेड।